जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग वेब के हवाले से पढ़ेंगे और वेब डिज़ाइन के हवाले से कुछ चीज़ें देखेंगे कि एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। फिर वेब यूज़ेबिलिटी, वेबसाइट की जो यूज़ेबिलिटी है, अगर आप वेबसाइट को एवेलुएट असेस करना चाहते हैं, किन प्रिंसिपल्स, किन ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स पर आप उसको असेस करेंगे। और एट द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टॉपिक देखेंगे कि एक अच्छी जो वेब डिज़ाइन करने हो उसके लिए क्या क्या आपको मेजर पॉइंट्स या मेजर हेड्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये नेक्स्ट क्लास तक चलेगा लेक्चर, और फिर इससे रिलेटेड जो भी टास्क हैं या वेबसाइट की एवेल्युएशन या वेबसाइट को डिज़ाइन करना, तो वो एक्टिविटी भी दी जाएगी और वो नेक्स्ट वीक तक कुछ चीज़ें चलेंगी। पहला जो टॉपिक है दैट इज़, ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने इस लेक्चर में लिए हैं ये डिफरेंट आर्टिकल्स थे रिसर्च के, तो उसमें से मैंने ये पॉइंट्स उठा के प्रिंसिपल स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए डाले। 10 गुड डीड्स इन वेब डिज़ाइन। इसका पहले मतलब समझना है कि गुड डीड्स का मतलब है अच्छी बातें, यानी जो अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या जिसने बनाई हुई अगर उसमें से चेक करना है तो ये पॉइंट्स होने चाहिए। प्लेस, नेम एंड लो। मैं वन बाय वन जहाँ पर एग्जांपल देने की जरूरत होगी वहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूंगा जो आसान है, क्योंकि आपने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है। वेब डिज़ाइनिंग का नहीं, वेब डेवलपमेंट का पढ़ा है। डिज़ाइनिंग इज समथिंग डिफरेंट। प्लेस, नेम एंड लोगो। तो जो भी अच्छी एक वेबसाइट है कि उसका लोगो भी होता है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है या जिस थीम के साथ वो आपने वेबसाइट बनाई है उसका एक लोगो भी होता है। ठीक है, तो प्लेस, नेम एंड लोगो डिपेंड है कि आप लोगो जो है अपना लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे, जो हेडर साइड है टुवर्ड लेफ्ट साइड डालें, और जो नेम है वो उसका टुवर्ड्स राइट साइड पे डालें और मिडल अलाइन कर लें, या लोगों के साथ आप उसको अलाइन कर लें। तो डिपेंड है कि आप इसको कैसे लेके चलें, मगर नेम एंड लोगो लाजमी होना चाहिए। प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी। सर्च फैसिलिटी विद इन दैट वेबसाइट। ये नहीं है कि सर्च फैसिलिटी आप पीछे से लिंक कर देंगे, जो ही वो टेक्स्ट में डाले वो गूगल के वहां से सर्च करके दे दे। ये सर्च फैसिलिटी है विद इन दैट वेबसाइट। अगर आपने कोई पॉइंट, कोई आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो उसके उससे रिलेटेड चीज़ जुड़ी होगी वो आपको नीचे स्टेटस में या उसके डिस्प्ले में शो कर देगी। राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल हेडलाइंस एंड पेज टाइटल। आपके बिल्कुल जो 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 आपके टाइटल्स हैं, जो आपके पेजेस के यूआरएल है, वो सिंपल रखा करें। और बाज़ औक़ात वो कॉम्प्लेक्स रख दिए जाते हैं और वो फिर आपको भी आइडेंटिफाई करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सिंपल पेज लाइन और हेडलाइन या पेज टाइटल्स वगैरह रखने चाहिए। फिर यूज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जितने भी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी है वो स्मॉलर चंक्स में और एक पैटर्न, एक ऑर्गेनाइज वे से आपने रखना है। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जिसमें ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स हैं वो आप एक जगह प्रेजेंट करें, और जो इररिलेवेंट है या अनग्रुप है या थोड़ा सा अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन है या डिसोसिएटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, उसको ज़रा थोड़ा साइड पे रख ले। पहले तो देखें ना इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, फिर किस तरतीब से डालनी है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स। यूज़ हाइपरटेक्स्ट टू स्ट्रक्चर द कंटेंट स्पेस। ये आजकल बड़ा यूज़ होता है और आप ये बखूबी देखते हैं कि अगर जिस तरह एक डिज़ाइनिंग का प्रिंसिपल है कि डो नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एट द फर्स्ट लेवल। हमेशा आस्ता आस्ता इन्फॉर्मेशन को आप ब्रेक डाउन करते हैं और यूज़र को इंगेज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेबसाइट के जो भी पेजेस है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और वो एक पेज से दूसरे पेज में जाता है। तो हाइपरटेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक इंफॉर्मेशन कोई चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, को दिखा रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसकी अगर नेक्स्ट लेवल पे आप इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं तो उसको वो हाइपरटेक्स्ट करके वो आगे भी नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहा होता है। तो बाज़ का ऐसा भी आप देखते हैं कि जो ही आप कोई इन्फॉर्मेशन है अगर आप उस पर क्लिक करते हैं या सिर्फ कर्सर पोजीशन रखते हैं, जो उसकी प्रोडक्ट है अब उसकी डिस्प्ले, वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सामने होना शुरू हो जाती है, उसकी डिटेल आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हाइपरटेक्स्ट टू स्ट्रक्चर द कंटेंट स्पेस और थोड़े से स्पेस को बैटरी यूटिलाइजेशन के लिए भी यूज होती है। प्रोडक्ट फोटोज। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है वेबसाइट पे, ये नहीं है कि इररिलेवेंट फोटो एनिमेशन ये इफेक्ट डाल दें। आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है कोई, तब आप उसकी फोटोज वगैरह लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो एसईओ का कॉन्सेप्ट, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप पढ़ते हो या आपको थोड़ा सा आइडिया हो इंटरनेट मार्केटिंग वगैरह का, तो हमेशा जो है वो एसईओ अप्लाई
यूजिंग कीवर्ड्स एक डिफरेंट टेक्निक से की जाती है। एक जो सिंपलेस्ट टेक्निक है कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना। तो जो आपका जो उस पेज से रिलेटेड उस पेज पे जो आप इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं और उसका जो ख़ास कीवर्ड होगा वो आप कोशिश करें कि वो जो आपका यूआरएल है उसमें भी वो चीज़ डालें, जो आपकी हेडिंग है, जो आपका जो टाइटल है और पेज का टाइटल यानी, और जो आपका हेडिंग है, जो आपकी कंटेंट बॉडी है, उसके अंदर वो कीवर्ड का इस्तेमाल, फुटर के अंदर। तो ये ख़ास तौर पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट जब कोई यूज़र सर्च करता है गूगल पे तो उसको वो रिक्वेस्ट उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी पेज पे आपने लिंक कराया होता है कि यार अगर ये कीवर्ड सर्च हो तो ये मेरा पेज एक लिंक होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूजिंग कीवर्ड एक अप्रोच है जो सिंपलेस्ट है, जो यूज़ की जाती है एसईओ के लिए। बेशुमार और डिफरेंट टेक्निक्स हैं सर्च ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। पहले तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी यूज़र सर्च करता है और उसको सर्च के मुताबिक जो है वो जो भी रेलिवेंट पेज है या जिसका रैंक अच्छा है, पेज रैंक, तो वो आपको डिस्प्ले करके देता है, वो प्रोवाइड करके रिजल्ट देता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एसईओ अप्लाई नहीं की हुई, वो चीज़ें नहीं की हुई, मगर आपका उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आप लेदर गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं और कोई यूज़र जो है वो जैकेट्स की बात करता है या लेदर एक्सेसरीज की सर्च करता है, तो आपका पेज लिंक होना चाहिए। बट अगर आपने एसईओ नहीं अप्लाई की हुई तो आपने जितना पैसा भी वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे लगाया हो, बिजनेस को प्रमोट करने पे लगाया हो, तो ट्रैफिक आपकी तरफ नहीं आएगी। तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा है। ट्रैफिक का मतलब है कस्टमर कंज्यूमर्स आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, आज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देखें कितनी कम है, 8 स्टूडेंट है, टोटली अमेज्ड। तो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। और मैं प्रोडक्ट फोटोज़ की बात कर रहा था, जहाँ पर रिक्वायर्ड हो वहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटो डालनी है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वेब पे भी या मैटर पे कहीं पे भी डिस्प्ले करना फजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। यूज़ रेलिवेंस एनहांस्ड इमेज रिडक्शन, ये एक आप देखते हैं कि आजकल वेबसाइट्स पे यही चल रहा है कि जो ही आप डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोडक्ट है, अगर आप उस पर सिर्फ एक कर्सर की पोजीशन लेके आते हैं तो एकदम वो जो उसका इमेज है वो साइज वो इन्हांस हो जाता है। और उसकी अगर आप उस पर मज़ीद क्लिक करना चाहें या मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रेलेवेंस इन्हांस इमेज रिडक्शन, ये बेसिकली आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और जिसका स्लाइडर आ जाते हैं, इन्हांस इमेज रिडक्शन आ जाती है सारी, इन्हांस करना हो और वापस बैक टू द रिडक्शन करनी हो तो वापस भी आ जाता है। तो ये बेशुमार डिफरेंट चीज़ें हैं वो एक की जा सकती है जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड हो प्रोडक्ट के, उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन कोई भी आपकी प्रोडक्ट है। यूज़ लिंक टाइटल्स, और जो भी लिंक है आप उसको टाइटल है उसको अगर आप हाइपर लिंक करके आगे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पेजेस आर एक्सेसिबल फॉर यूजर, कोई भी पेज, कोई भी फीचर्स, कोई भी एक्सेस करना हो तो कहीं से भी वेबसाइट पे वो एक्सेस करना चाहिए। जिस तरह हमने एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिस्टम फीचर्स का डिज़ाइन देखा था, ये वही प्रिंसिपल है कि किसी भी वेबसाइट के किसी भी पार्ट से, किसी भी जगह से मैं कोई भी फीचर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसको एक्सेस करूँ, डू द सेम एज एवरीबॉडी एल्स। ये एक अच्छा प्रिंसिपल ये है कि अगर अच्छी कॉन्सेप्ट और अच्छी अप्रोचेज या अच्छा पैटर्न, अच्छे लेआउट, अच्छे फीचर्स या अच्छी इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ भी यूज़ की जा रही हैं तो आप भी उसी पैटर्न को लेके चलें। ये नहीं कि टोटल कॉपी पेस्ट करें, इसका मतलब ये है कि अडॉप्ट करें, वो चीज़ें देखें। अब स्टूडेंट का फ्लॉ ये है कि वो चीज़ें स्टडी नहीं करते, देखते नहीं है कि अगर ये चीज़ मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ये बनानी है, तो इस तरह की आइडियाज किस किस ने बनाए हुए, पहले कैसे हुई हुई है, बेस्ट क्या 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 है, उसमें कैसे फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, तो मैं किस तरह अप्रोच को फॉलो करूँ। तो ये चीज़ भी एक अच्छी एक वेबसाइट डिज़ाइन में आती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोगों के अंदर से फिर आप स्टडी करेंगे तो उनमें से अच्छी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आगे उसको फॉलो करेंगे। देन वी हैव द टॉपिक टॉप 10 मिस्टेक्स, यानी अच्छी बातें क्या होनी चाहिए और जो मिस्टेक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। वो एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करते वक्त या डिज़ाइन अगर जो हुई है उसको देखने की मिस्टेक्स, ये चीज़ें तो नहीं है। सबसे पहली जो एक मिस्टेक है, यूजिंग फ्रेम टेक्नोलॉजी। तो ये फ्रेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अवॉइड करना चाहिए। अमूमन जो डिज़ाइनर है वो फ्रेम के अंदर टेक्स्ट या मैटर को
डिस्प्ले करवाते हैं या उसको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। उसका मकसद रीज़न यही है कि जब आप फ्रेम के अंदर वो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वो इंफॉर्मेशन फ्रेम की लिमिट होती है, फ्रेम का साइज जब बढ़ जाता है या उसकी इंफॉर्मेशन जब बढ़ जाती है तो इंफॉर्मेशन वो उसके अंदर एम्बेड हो जाती है, छुप जाती है। तो बाज़ वक़्त इंफॉर्मेशन जब व्यू नहीं हो रही होती तो यूज़र को जो चीज़ नज़र आ रही होती है और वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन जो फ्रेम के अंदर चली गई है, लेट्स से स्लाइडर आ गया आपके पास, एक वर्टिकल स्क्रॉल आ जाती है लेट्स से उस फ्रेम के अंदर, और वो इन्फॉर्मेशन आदि उसके अंदर धंस जाती है, एम्बेड हो जाती है। मैं चीज़ें अगर किसी ने अपने फ्रेम यूज़ किया हो तो ये उसको चीज़ समझ आ रही होगी, नहीं तो आप इसको देखें कि क्या मतलब है फ्रेम का और उसको पढ़ लें या उसको गूगल पे एक्सप्लोर कर लें कि फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या है, सर क्या कह रहे थे कि एम्बेडेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाती है जब उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और जो लेट्स से 1 से 10 तक अगर आपने लाइन दिखानी थी और वो जो 1 से लेके 3 तक लाइन थी वो उसके अंदर एम्बेड हो गई है, तो 1 से 3 तक जो लाइन थी वही इंपॉर्टेंट थी जो यूजर के लिए लेट्स से उसको रिक्वायर्ड थी। बट वो अगर फ्रेम को यूज करते हुए और वो लाइंस जो इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर एम्बेडेड होगी वो नजर नहीं आ रही, और वो स्क्रॉलर की मदद से ऊपर जब ऊपर करेगा तो तब नजर आएगी या नीचे करेगा तो तब नजर आएगी। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि जो लेट्स से इंफॉर्मेशन थी, जो काम की इंफॉर्मेशन थी उस यूजर के लिए लेट्स से 1 से लेकर 3 लाइन वो छुप गई। तो इसलिए फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बहुत कम अगर किसी जगह अगर जरूरत पड़ जाए तो वो देख के किया जा सकता है, उसका प्रीव्यू लेके, मगर उसको उमूमन अवॉइड करते हैं। सेकंड पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड यूज ऑफ ब्रीडिंग एज टेक्नोलॉजी। इट मींस के ज्यादा जो है ना शशके मशके जो है ना वेबसाइट्स पे नहीं डालने, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा ओवरलोडेड स्क्रिप्ट्स जो आप हर चीज पे चेक सो स्क्रिप्ट लगा देते हैं तो वो जो यूजर को वो भी आस्ता आस्ता डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, तंग कर रही होती है, टीज कर रही होती है। तो ज्यादातर जो है ज्यादातर जो है ना टेक्नोलॉजी जो है उसका जरा उसके अंदर जो यूज करना है, जो अब पेज के अंदर डिजाइन वगैरह बनाते हुए कर रहे हैं, तो ज्यादा जो उसको कहते हैं कि लोग जो है ना वो चेक्स वैलिडेशंस बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। मतलब लगाने चाहिए मगर इतने ना हो कि फिर यूजर हिल ही ना सके और नेक्स्ट हर एक कदम पे जो है ना। देखिए, चेक्स वैलिडेशन वहां पर रिक्वायर्ड है जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। डेटाबेस के अंदर जो नल वैल्यू हो सकती है उस पर जरूरत नहीं है चेक्स लगाने की। ठीक है, और अगर अगर जो खासतौर पे मैंडेटरी हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन, मगर तो लगाने तो पड़ते हैं क्योंकि प्रोफेशनल सर्किट में आपको फिर भी लगाने पड़ते हैं, ये नहीं कि नहीं लगाए। मगर ज्यादातर अगर आप हर चीज पे स्क्रिप्ट लगा के बैठे हो और इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना फिर वो it's considered to be as a bad designing principle or mistake. Scrolling text and marquees, आपने देखा होगा वेबसाइट पे जो है ग्लिटरी नुमा वो चीज़ चल रही है, स्क्रॉल कर रही है राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ये न्यूज़ पे या जॉब्स आपने देखी होती वेबसाइट पे ऊपर नीचे जा रही होती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी ऑनलाइन बुलेटिन या ऑनलाइन न्यूज़ भी है फिर भी इस तरह नहीं चलते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। एक कुछ सेकंड के लिए तो ठीक लग रही होती है, अगर कंटिन्यूसली आप उसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे तो वो आईज पे स्ट्रेन डालेगी और इफेक्ट डालेगी। दैट्स अ मिस्टेक। तो ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, मार्क्यूज और ये चीज़ें, एनिमेशन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली रनिंग एनिमेशन, कॉम्प्लेक्स यूआरएसडी होने चाहिए, फिर ऑप्शन पेजेस नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे पेजेस जिसका आप आगे डिटेल ही कोई नहीं है, वो उसका लिंक ही कोई नहीं है, और बाज़ औक़ात वो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, बाज़ को तो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फिर भाई इसको इस तरह ना दिखाएं। पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पेज को ना शो करें, या जब तक उस पर काम ना हो तब तक ना शो करें। और ऐसा पेज, ऐसा लिंक फॉर एग्जांपल आप उस पर क्लिक करते हो, नेक्स्ट पेज खुलता ही नहीं है, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, तो व्हाई यू हैव put on that information on that page when it is not been working. So it's a bad mistake. और लॉन्ग स्क्रॉलिंग पेजेस नहीं होने चाहिए। स्क्रॉलिंग पेजेस के बारे में एक रिसर्च ने ये कहा कि अप टिल जो स्क्रॉलिंग पेज का एक साइज है, जो आप पेज स्क्रॉल करते हैं नीचे डाउन की तरफ आते हैं, से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 स्क्रीन साइज, 2 से 3 पेज। ठीक है, 2 से 3 पेज तक जाएं। अगर मिनिमम जो है वो 2 तक रखें और मैक्सिमम जो है 1 इज द बेस्ट, आइडियल 1 तो आइडियल ही है डेफिनेटली। तो फिर भी उन्हें का जो लिमिट अगर रखनी है तो 2 और मैक्सिमम 3 तक जाए। 3 से नीचे चलते जाएंगे तो यूजर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यूजर का इंटरेस्ट
डिस्ट्रैक्ट का मतलब यूजर का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। जब आप नेविगेट करते नीचे 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 पेज तक जाते हैं तो यूजर के माइंड में आस्ता आस्ता और कितना नीचे, और कहाँ इन्फॉर्मेशन, और कैसे इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन अब उसको नहीं मिलती, वो नीचे स्क्रॉल डाउन उस पेज तक जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है। तो अगर उससे काम की नहीं मिलती तो वो उसका इंटरेस्ट लूज होता है, वो पेज का वो वेबसाइट से हट जाता है। तो लॉन्ग स्क्रॉलिंग पेजेस नहीं होनी चाहिए कभी भी, जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। वर्टिकल स्क्रॉल होता है टुवर्ड्स बॉटम साइड पे और टुवर्ड्स अप साइड पे आप जा सकते हैं, मगर ये है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है वो नहीं होना चाहिए। जी विकास, क्वेश्चन। काइंडली सर ये कॉम्प्लेक्स यूआरएल एक्सप्लेन करिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स यूआरएल्स जो हैं, लेट्स से आप डेफिनेटली एक वेबसाइट जब बनाते हैं अपनी, आप उसकी डायरेक्टरी बनाते हैं, उसमें इंडेक्स का, होम पेज का भी होता है, और फिर नेक्स्ट जो आप अपने पेजेस लिंक कर रहे होते हैं वो सारा एक उसकी वो एक उसका यूआरएल भी डालते हैं, सेव करते हैं वो सारी चीज़ें। अमूमन आपने देखा होगा जो ऐसा पेज होता है जो जिस पे आप साइन अप कर रहे हैं या साइन इन कर रहे हैं या लॉगिन वगैरह किस तरह होते हैं, उसका जो होता है वो जो यूआरएल होता है, खासतौर पे एडमिन का यूआरएल, इस तरह की उसके जो ऐसा यूआरएल होता है जो कि आपने देखा होगा डिफरेंट उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वो चीज़ ठीक है जो सिक्योरिटी का है, ताकि अगर कोई उसको डेटाबेस को एक्सेस करता है फॉर एग्जांपल, तो या डेटाबेस को नहीं, या उसके अगर इंडेक्स पेज को अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन एक टेक्निक पढ़ी हो, और अगर वो अप्लाई नहीं करते एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक्स, तो जो हैकर्स हैं वो आपका जो होम पेज वगैरह है या इस तरह के पेजेस, फ्रंट पेज वगैरह लॉगिन वाले के हैं, तो वो एक्सेस कर लेते हैं। और फिर तो उसमें तो ठीक है, उसमें जो यूआरएल ऊपर का जो आपके पास एक आ रहा है, जो आप पेज को सेव करते हैं और उसका यूआरएल एक लिंक बनाते हैं, वो तो कॉम्प्लेक्स एक हो कि किसी को सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ पेज का नाम ये रख लें, एडमिन लॉगिन डॉट ASPX या एडमिन लॉगिन डॉट PHP, ये तो सिंपल सा है। तो वो तभी आपने देखा होगा कि जो लॉगिन का या कुछ होता है तो आप उसके यूआरएल पे ऊपर जाके देखें तो वो पेज का जो यूआरएल है वो बड़ा कम्प्लेक्स होता है, उसपे $1 $, ग्रेटर, ये वो इस तरह के यूनिक, इस तरह के वो आपके पास आ रहे हैं। बट जो आगे जो डिफरेंट पेजेस है वो उनके जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि पेज का टाइटल भी सिंपल रखें, और जो उसका एक यूआरएल जनरेट हो रहा है या वो आप कर रहे हैं वो भी एक सिंपल रखें, ताकि आप उसको इजीली नेविगेट खुद से भी कर सके जब आप उसको रन करते हैं या देखते हैं। जी विकास। यानी कि सर जो एडमिन का है सिर्फ वो कॉम्प्लेक्स रखना है और बाकी पेज के यूआरएल सिंपल रखने हैं। जी सिंपल रख रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, एडमिन वगैरह का पेज की थोड़ा सा कम्प्लेक्स, जो एडमिन के सारे नहीं बात कर रहा, कि जो खास तौर पे लॉगिन का जो होता है, एडमिन का हो गया, या आपके जो भी प्राइमरी एक्टर्स हैं उनके लॉगिन के जो हो गए, उनका थोड़ा सा कम्प्लेक्स रखने की रीज़न भी है कि लेट्स से अगर कोई एक्सेस भी करना चाहे, तो अगर कोई हैकर या इंट्रूडर आता भी है तो उसको भी वो पेज ज़रा देखने में या ढूंढने में या पता ना लग सके क्या है। तो ये इसका एक रीज़न है। और कम्प्लेक्स यूआरएल जो है लोगों ने रखे होते हैं, बाज़ तो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होता कि पेज की स्ट्रक्चरिंग क्या है। देखिए अगर आप सिंपल यूआरएल वगैरह एक रखते जाएंगे तो वो आपकी इंडेक्सिंग भी अच्छी बनेगी, और आपको खुद भी ट्रैक करने की साइड और वो पेजेस को और उसकी पूरी डायरेक्टरी को मेंटेन करने की भी इजी होगी। ये वो बात है कि लेट से आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म पे आप डिफरेंट कंट्रोल्स वगैरह डाल रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड, मेन्यू, चेक बॉक्सेस, ये सारी चीजें डाल रहे हैं। अब ये वो बात है कि जिस तरह जब मैंने आपको ऊज में भी पढ़ाया था, एंटायर आर्किटेक्चर पढ़ाया था, तो बेसिकली अच्छा प्रोग्रामर ये होता है कि जो भी आप कंट्रोल्स डाल रहे हैं टेक्स्ट, उनको भी वो प्रॉपर्टीज पैनल पे जाके उसके लेबल, उसके नाम, उसकी वो सारी वो प्रॉपर्टीज पे जाके ठीक कर होता, सो दैट जब डिजाइन व्यू तो आपने बना लिया, अगर आपने इस तरह नहीं किया तो जब आप कोडिंग करें, लेट से अगर उस वक्त कर रहे हैं या बाद में करें, तो दोबारा से देखना पड़ेगा, अच्छा यार इस फील्ड के लेबल अगेंस्ट क्या था ये, अच्छा यहाँ पर तो टेक्स्ट फील्ड 1 लिखा हुआ है, अब ये टेक्स्ट फील्ड 1 क्या चीज़ है, जाके आप देखेंगे अच्छा ये आईडी लेनी है जी, आईडी लेनी है। तो अगर आप उसका जब आप डिजाइन कर रहे थे, रफ एक प्रोटोटाइप आपने बनाया, उसके साथ उसको आप डिजाइन की तरफ लेके आ रहे हैं, तो आप उसको साथ साथ लेबलिंग और उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके वो साथ उसको नेमिंग भी अगर आप ठीक करते जाए, तो बाद के लिए, फ्यूचर के लिए, आपकी कोडिंग के लिए आपको आसानी है। समझ आ गई? तो इस तरह ये चीज बताइए कि कम्प्लेक्स यूआरएल्स ना रखा करें, सो दैट
आपको इजी हो साइट को मैनेज करने के लिए। देखें, ये बात ये है कि हमारी आधी अवाम से ज़्यादा अवाम जो है ना सिस्टम पे बैठ के सोचती है अब क्या करें, वो चाहे कोडिंग है या पेपर वाले दिन। आपने रफ वर्किंग, अगर आपने इस चीज़ को याद रख लिया तो कोडिंग मैं कहता हूँ 5-10% रह जाती है पूरी। अगर आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके डिज़ाइन हर चीज़ तक आगे जाएं और उसको स्टेप बाय स्टेप करें, कोडिंग को भी स्टेप बाय स्टेप करें। जिस तरह आपने मॉड्यूल्स की, लेट से मेरे वो जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल प्रोजेक्ट के, लेट से जिसमें आप भी हैं, और अगर आप पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ अचीव कर लें कि पहले हमने क्या कराना है, कोडिंग से पहले तो आपने अचीव करना ही करना है। और यूएमएल आपको ये भी सिखाती है कि आपने सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है और उसको डेवलप भी कैसे करना है। यानी कोडिंग से पहले भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन और प्लान करके भी कर लेते हैं कि जिससे कोडिंग भी आपको आसान लगती है। फिर कोडिंग में भी एक ये होता है कि पहले क्या चीज़ अचीव करनी है, फिर क्या स्टेप अचीव करना है। जिस तरह एक अप्रोच थी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी थी मर्ज सॉर्ट में, एल्गोरिथम में आपने पढ़ा होगा कि एक प्रॉब्लम अगर दी है, उस प्रॉब्लम को एज अ होल अगर आप कोई सोल्यूशन की तरफ टैकल करेंगे कभी भी नहीं होगा। उसको अगर आप पार्ट्स में करेंगे और उस पार्ट्स की ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कि पहले कौन सा अचीव करना है और सेकंड कौन सा उसके बाद अचीव करना है, यानी कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह है। तो वो जब आप करते हैं और उसको 1 बाय 1 अचीव करते हैं तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन ही चीज़ आ जाती है। तो ये वो चीज़ समझाना चाह रहा था कि डिज़ाइन जो जब बनाना है तो पहले तो उसको प्लान करना है कि कौन से पेजेस हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, किस तरीके से डालनी है, पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, ग्रुपिंग। तो बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लैक ऑफ नेविगेशन सपोर्ट, आप देखिए कि नेविगेशन सपोर्ट ही नहीं होती। सिर्फ होम पेज आपने बड़ा फिट बना लिया और आगे कोई स्टाइल शीट्स आपने फॉलो ही नहीं की हुई, कोई नेविगेशन सपोर्ट आपकी वेबसाइट्स के मतलब आगे पीछे वाला सिर्फ फ्रंट बैक नहीं होता। आप अगर बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, टॉप से बॉटम पे, वहां पर भी एक नेविगेशन आप टॉप बॉटम रख सकते हैं। प्लस सिर्फ ये नहीं है कि होम पेज को आपने सेट कर लिया, मेन्यूज दिखा लिया, नेविगेशन दिखा ली, सर्च फैसिलिटी डाली, लोगो डाल दिया, अगले पेजेस का हिसाब किताब ही कोई नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल था कि क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या वेबसाइट एक कंसिस्टेंट है, उसमें आप कलर कम्बिनेशन कहीं कुछ है, कहीं पेज पे लेआउट कुछ है, कहीं डिस्प्ले कुछ हो रहा है, कहीं नेविगेशन सपोर्ट नहीं है, कहीं होम पेज पे लोगो इधर था, दूसरे पेजेस पे है ही नहीं। और ये सारी चीजें मैटर। हेडिंग का साइज क्या है, आपने क्या हर एक 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 जब भी आप हेडिंग दे रहे हैं उसका यही सेम साइज है, यही स्ट्रक्चर है, यही तरीका पैटर्न है। कहीं आप फॉन्ट साइज कुछ रख रहे हैं, कहीं फॉन्ट साइज कुछ डाल रहे हैं। तो एक एक चीज को तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको उस तरीके से लेके चलते हैं तो वो फिर सही चीज होती है। नॉन स्टैंडर्ड लिंक कलर्स, हाइपर लिंक का कलर अगर आप चेंज कर दें तो वो एक मिस्टेक है डेफिनेटली। तो लोगों को, कई लोगों को जिनको नहीं पता कि हाइपर लिंक है या नहीं है, और कई लोगों को जनाब उन्होंने बटन पे हाइपर लिंक डाला होता है, कहीं आपने इमेज पे हाइपर लिंक डाला होता है, ये भी एक मिस्टेक है। इमेज को हाइपर लिंक कभी नहीं डालते। लोगों ने रखा हुआ है कि जो इमेज पे क्लिक करें जी हाइपर लिंक सेट किया हुआ वो आपकी प्रोडक्ट की डिस्प्ले पे लेके जाएगा, बट क्या करें। तो लोग आजकल जो है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी कोई आप चीज़ मैच या कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहाँ पर एड्स का कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉस पे आता है कि भाई अगर आप ये क्रॉस करना चाहते हैं, आप क्रॉस पे ज्वाइन करते हैं वो 3-4 ठक 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 वेबसाइट्स खुल जाती हैं। तो वो झूठ बोलते हैं। आप जारी बात, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिपोर्ट करें और उनको बैन करें और डिसलाइक करें। तो जो भी आप एक्टिविटी देखना चाह रहे होते हैं आपका ध्यान ज़्यादातर उस पर होता है। तो उन्होंने अपना काम चला दिया होता है, वही एडवर्ड्स का कॉन्सेप्ट कि जनाब जो ही हमारी नेक्स्ट वो एड्स खुलेगी तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। तो वो फर्दर वो मार्केटिंग साइट्स की एड खुल जाती हैं उस पर। तो और आजकल देखें अब यूट्यूब पे भी है कि फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, और कोई कंटेंट की जेन्युइनिटी का पता ही नहीं है कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है। एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब आस्ता आस्ता पहले लिंक शेयरिंग का होता था कि अब होता है कि जो जितना व्यू करेगा वो उसको देखेगा। तो आस्ता आस्ता इसके इसकी इसकी जो वैल्यूएशन का जो है वो क्या क्राइटेरिया क्या चेंज होएगा कि अल्टीमेटली व्यू टाइम पे भी नहीं होगा। अभी टाइम व्यू पे हो रहा है कि कितना वॉच हो गया, कितना जेन्युइन है डेफिनेटली। तो उसकी कंटेंट जेन्युइनिटी चीज़ पे आ जाएगी कि कंटेंट जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है या सेटिस्फाइबल है। ये पैरामीटर्स जब चेंज होंगे अभी तो फिर ये जो है पेमेंट का कॉन्सेप्ट, जो चैनल्स पे लोग काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कोई चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर करके उस पर हो रहा है। तो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन और ओवरली लॉन्ग डाउनलोड टाइम्स,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वही टेक्स्ट अगर आप कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपने क्या चीज़ नहीं डाली, आपने तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, वही इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट पे पड़ी है वही। तो जब गूगल भी सर्च करता है वो सिर्फ पेज नहीं देखता, वो मैटर को भी सर्च करता है कि वो कितना जेन्युइन है, कितना ओरिजिनल है। तो इसलिए कंटेंट राइटर या टेक्निकल राइटर की जॉब्स आप देखते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर हाउसेज में आती है, जिनको लिखना आता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी कैपेबिलिटी टू राइट है। मीन्स अगर उनको कोई चीज़ दी जाए तो वो नेट से ना उठाएं, पढ़े ज़रूर मगर उसको री राइट करें, या बुक से भी रेफरेंस अगर लेना है तो अपना उसको उसको बना के लिखे। तो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी है, वो उस चीज़ को ही प्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो वो कोई चीज़ नई नहीं ला रहे, तो यूजर्स के सामने कोई नई चीज़ नहीं होगी, वो कहेगा यार ये तो सेम इन्फॉर्मेशन है। तो हमेशा कोई नई चीज़ ही अट्रैक्ट कर रही होती है, और वो चीज़ इसके बारे में पढ़ना फिर पड़ता है, काम करना पड़ता है, सारी चीज़ें। ओवरली लॉन्ग डाउनलोड टाइम डेफिनेटली मिस्टेक है कि, और दूसरा जब आप वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं और वो लोड ही नहीं हो रही, तो इट मीन्स के जहाँ जिस सर्वर पर आपने अगर उसको होस्ट कराया तो वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आपने अगर वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप तो कर लिया, मगर होस्टिंग आपने ऐसे सर्वर पर रखी है कि जिस पर पहले ही ऐसे बड़ा लोड है और वो सारे प्रॉब्लम, तो उसकी बैंडविड्थ और ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती है। और जो चीज़ आपने डाउनलोडिंग वगैरह पे लगाई है, डेफिनेटली उसको मटेरियल को, जो चीज़ आप यूज़र को कह रहे हैं कि डाउनलोड करें, और वो भी आपने जरिए पता एफटीपी के थ्रू या अपने उसी होस्टिंग सर्वर पर ही डाटा रखा होता है, और वहीं से वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही थी, तो उस पर अगेन इट वुड टेक सम टाइम फॉर यूज़र टू डाउनलोड और एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये भी बड़ा एक एरर है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और यूज़र जो है ना फिर इससे इंटरेस्ट का लूज हो जाता है, और ये डेफिनेटली। अब ये कुछ डिफरेंट जो है यूजबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं वेबसाइट्स के हवाले से, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, इट मस्ट स्पीक्स द यूजर लैंग्वेज, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल और नेचुरल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, बट आपकी वेबसाइट्स में अगर आपने उसको डिफरेंट लैंग्वेज अपने अपने लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के ऑप्शन भी रखा हुआ है, वो बिल्ट इन एपीआई अगर आप यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई फ्रेंच में है और आपकी वेबसाइट तो इंग्लिश में, अगर वो फ्रेंच वाले उसको स्टडी करना चाहते हैं तो वो अपना मेन्यू से उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्रेंच सेलेक्ट करें, तो जितना मैटर है वो फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह चाइनीज़ है, फ्रेंच है, और डिफरेंट लैंग्वेज में आपने डिफरेंट रखा हुआ है। तो अगर आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी वेबसाइट, ऐसी प्रोडक्ट है जो फॉर द होल कम्युनिटी है, फॉर द होल वर्ल्ड है, और या अगर आप किसी खित्ते को टारगेट कर रहे हैं, अपनी मार्केट रीजन को टारगेट कर रहे हैं, इट इज़ वो कहते हैं एक्सेसिबल। तो अगर आप उसको लैंग्वेज के साथ भी उसको एक्सेस दे दें यूज़र को, तो यूज़र अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्जन खुद तो नहीं करेगा, डेफिनेटली वो बिल्ट इन फैसिलिटी एपीआई यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सालों से ये ट्रेंड निकला हुआ है कि यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज़र कैन सेलेक्ट हिज अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, और अगर वो अपनी लैंग्वेज में उसको नहीं नज़र आ रहा तो इंग्लिश जो है वो फिर भी सब लोग उसको कुछ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी को प्रिंसिपल को देखना है कि भाई कंसिस्टेंट है कि नहीं। मिनिमाइज द यूज़र मेमोरी लोड, ये पढ़ चुके हैं। बिल्ड फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट ईज ऑफ यूज़, क्विक एक्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। डिज़ाइन एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, ये इसके कलर कम्बिनेशन, लेआउट, और उसके हवाले से ये प्रिंसिपल है कि यूज चंकिंग, ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन, ये भी जो बात की थी ये प्रिंसिपल है। डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो हैं डेफिनेटली आपने कुछ डिज़ाइन के हवाले से देखा, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के हवाले से देखा, तो वेबसाइट्स के हवाले से भी कुछ प्रिंसिपल आ रहे हैं। प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डिटेल होनी चाहिए हमेशा। जो वेब पेज पे आप इंफॉर्मेशन दें वो आस्ता आस्ता डिस्क्लोज करें, उसको इंगेज करें नेक्स्ट अपनी अपनी वेबसाइट्स के अंदर। एक पहले डिफरेंस वेबसाइट और वेब पेज में पता होना चाहिए कि वेब पेज इज अ सिंगल पेज, बट वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, बट एक वेब पेज है वो एक सिंपल एक पेज होता है। तो अपनी एक अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो डिफरेंट पेजेस या डिफरेंट आप उसको लेवल पे लेके जा सकते हैं। नेविगेशन फीडबैक देनी चाहिए, और डोंट लाई विद द यूजर। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जब कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेसिबिलिटी के लिए दे रहे हैं, तो डोंट लाई विद द यूजर। अगर करेंगे तो खुद ही अपना नुकसान करेंगे। अच्छा जी, अब
गुड डीड्स, अच्छी चीज़ें देखी हमने, देखी कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स देखी कि यार ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ऑर्फन पेजेस, नेविगेशन सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट एनिमेशन इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ग्रेटिट्यूड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का मैंने कहा कि ज़्यादा शशके मशके जो आप लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतना कर रहे होते हैं क्योंकि जो एक्चुअल मैटर है वो अगर इम्प्रेसिव नहीं है, तो जो एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सेसिव यूज ऑफ उसका जावास्क्रिप्ट है, अगर आप कर रहे हैं तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है यूजेबिलिटी के कुछ रूल्स के। एक अच्छी वेबसाइट है, क्या वेबसाइट के यूजेबिलिटी के जो प्रिंसिपल हैं, ह्यूरिस्टिक अप्लाई हो रहे हैं कि या गुड यूजेबिलिटी के रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेट्स से ये कुछ प्रिंसिपल्स थे कि अगर एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन हुई हुई है, तो अगर जब आपने उसको एवेल्युएट और असेस करना है, देखना है कि भाई ये अच्छी वेबसाइट है, कि पहला फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, ठीक है, गुड फर्स्ट इंप्रेशन। और ये भी याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन। वो कहते हैं कि पंजाबी भी शायद कहते हैं ऊपरों टीप टाप ते विचू हैदराबाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब के लश पश हो और अंदर कुछ भी ना हो। तो या सिंपल जिस तरह हम कहते हैं कि आपने होम पेज या अपना मेन मेन्यू या फ्रंट एंड बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, जो फर्स्ट मेन्यू वाला साइड है, बट आगे एक्सप्लोर करें सिस्टम में तो आगे कुछ है ही नहीं। और तो फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा होना चाहिए, मगर ओवरऑल की बात करें पूरा सिस्टम की, फिर फ्रेंडली इमेजेस होने चाहिए, ईज ऑफ नेविगेशन सपोर्ट टुवर्ड्स द थ्रू आउट द वेबसाइट होनी चाहिए, यूजफुल कंटेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है उससे उसके लिए वो इंफॉर्मेशन उसको मैप कर रही हो। क्लियर कंटेंट इंफॉर्मेशन जिन्होंने अगर वो वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, और उनकी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स की तो होती है कंटेंट और वो सारी चीज़ें, और वो भी हो सकता है जिन्होंने आपकी जिन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, डेफिनेटली मतलब क्लाइंट्स ने, उनके साथ भी कांटेक्ट होता है, फीडबैक का पेज होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सर्च सपोर्ट विद इन द वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये यूजेबिलिटी एक अच्छी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए कुछ यूजेबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा जी, अब ये कि लेक्चर अभी ख़त्म होने वाला है, अभी 40 मिनट्स के करीब, तो दूसरा लेक्चर ज्वाइन करेंगे और ये 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर एट द एंड देखते हैं जी। तो असद मेरे ख्याल से लेक्चर कैप्चर कर रहे हैं, और असद जो है अभी बेशक पॉज कर दें, और अभी हम इसको विद इन जो नेक्स्ट लिंक आपको मैंने दिया हुआ है पासवर्ड, उसके थ्रू ज्वाइन करके हम इस लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको पॉज